आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं, वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल ये बात उस वक्त की है जब मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, और कॉलेज की पढ़ाई करने के दौरान ही मुझे एक चीज का काफी ज्यादा चस्का लग चुका था। और वो चस्का इस चीज का था कि मुझे जो भी पुरानी और विरासत की चीजें हैं उनको देखने जाने का काफी ज्यादा शौक था, और उनमें भी खास तौर पर कोई पुराने किले, कोई पुराने महल, कोई पुरानी हवेलियां, कोई पुराना ऐसा मकान जो अब वर्तमान में पूरी तरीके से खंडहर हो चुका है, या फिर कोई पुरानी बावड़ी, कोई पुराना कुआं। इस तरह की चीजों को देखने का मुझे काफी ज्यादा शौक था। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी यकीन नहीं था कि इसी शौक के चलते एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा होगा जिसके होने के बाद मेरा ये चस्का हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्योंकि एक बार ऐसी ही किसी चीज को देखने के दौरान मेरे साथ एक ऐसी डरावनी घटना हुई थी, जिस घटना के होने के बाद मुझे इस बात का यकीन हो गया कि वास्तव में ही इस धरती पर भूत प्रेत, जिन्न जिन्नात और चुड़ैल व डायन जैसी चीजें भी कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व रखती हैं। जिस दिन से मुझे इस चीज का एहसास हुआ, उसी दिन से मैंने इन पुरानी चीजों को देखने का शौक हमेशा हमेशा के लिए ही छोड़ दिया। क्योंकि जो भी ये पुरानी चीजें होती हैं, ये अक्सर वीरान पड़ी रहती हैं। यानी कि आज के टाइम पर ये पूरी तरीके से खाली और सुनसान जगह पर मौजूद है, जो कि कहीं ना कहीं इंसानों की आबादी वाली जगह से काफी दूरी पर मौजूद है। इसकी वजह से वो दूर से देखने पर काफी वीरान और सुनसान दिखाई देते हैं। और ऐसी जगह पर ही ये जो भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन और जिन्न पिशाच होते हैं, ये अपना बसेरा बनाते हैं, या फिर उन जगहों पर रहने वाले पहले के लोगों की आत्माएं भी वर्तमान समय में भटकती हैं। और उन्हीं लोगों की आत्माएं वहां पर भटकती हैं जिनकी उस टाइम पर कई इच्छाएं या फिर कोई काम अधूरा रह गया था, जिनका वो मरने से पहले पूरा नहीं कर पाए, और अब मरने के बाद में उनकी आत्मा उस काम को पूरा करने की कोशिश लगी हुई है। लेकिन उनको उस काम के लिए किसी जिंदा इंसान की रूह की जरूरत है। यानी कि उनको किसी इंसान के शरीर की जरूरत है जो कि उनके इस काम को कर सके। यानी कि उस काम को करने के लिए सिर्फ उनको एक शरीर चाहिए। उस शरीर में उनकी आत्मा प्रवेश कर जाएगी, और फिर उस शरीर के जरिए वो अपने उस काम को पूरा कर सकते हैं। और शायद ऐसे ही किसी भूत प्रेत या चुड़ैल की कोशिश का मैं शिकार बन चुका था। यानी कि मेरा शरीर भी किसी ऐसी चीज की नजर में आ गया था जिसके बाद वो मेरे पीछे पड़ गई थी। तो अब आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए मैं सीधा आपको उस डरावनी घटना के ऊपर लेकर आता हूं, जिस डरावनी घटना के ऊपर आज मैं आप लोगों को ये कहानी सुनाने वाला हूं। दरअसल जब मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, तो उस वक्त मेरी बहन की शादी होती है। मेरी बहन मेरे से उम्र में बड़ी थी, इसी वजह से मेरे से पहले ही उनकी शादी हो गई थी। उनकी शादी हमारे गांव के ही पास में मौजूद एक दूसरे गांव में हुई थी। वो गांव हमारे गांव से थोड़ा बड़ा था, यानी कि उस गांव में हमारे गांव से ज्यादा सुख सुविधाएं थी, और जरूरत के जो संसाधन थे वो सारे मौजूद थे। लेकिन ये उस गांव का सिर्फ एक पहलू था। दिखने में वो गांव जितना आबाद दिखता था, उस गांव का एक दूसरा हिस्सा उतना ही ज्यादा वीरान और सुनसान पड़ा हुआ था, जहां आज के समय में कोई भी इंसान जाने से कतराता है। और उसके पीछे की वजह यह है कि वो गांव एक समय में जमींदारों का गांव हुआ करता था, और वहां पर राजे रजवाड़ों के लोग उन जमींदारों को अपनी जमीन खेती करने के लिए दिया करते थे। इसी वजह से आज भी उस गांव का जो दूसरा हिस्सा है, उसमें बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़े बड़े खंडहर नुमा मकान, जो कि आज के टाइम पर पूरी तरीके से वीरान पड़े हुए हैं। और इसके साथ ही उस गांव में कई ऐसे पुराने कुएं मौजूद हैं जिनसे आज से लगभग 100 साल पहले उस गांव के लोग पानी निकाल कर पीते थे। लेकिन आज वो कुएं पूरी तरीके से सूख चुके हैं, और उनको कुओं सूखने के साथ ही उस गांव में रहने वाले लोगों ने भी अपने अपने घरों को छोड़ दिया था, और वो गांव के उस हिस्से में आकर रहने लग गए हैं जहां पर जरूरत की सारी चीजें मौजूद हैं। यानी एक तरफ तो वो गांव पूरी तरीके से आबाद दिखाई देता है, और दूसरी तरफ अगर उसके दूसरे हिस्से को देखें
तो वो हिस्सा पूरी तरीके से आज बिल्कुल भानगढ़ के किले की तरह सुनसान और वीरान पड़ा हुआ है। गांव के उस हिस्से में आज भी ठीक उसी तरह की सड़क बनी हुई है जिस तरह की सड़क आज वाले गांव के उस आबादी वाले हिस्से में मौजूद है। यानी कि गांव के उस हिस्से को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जिस समय वो हिस्सा पूरी तरीके से आबाद था तो उस वक्त वहां पर सारी चीज मौजूद थी। लेकिन आखिर फिर गांव के उस हिस्से में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से गांव के सभी लोग उस जगह को छोड़कर गांव के दूसरी तरफ आकर बस गए और धीरे धीरे वहां पर एक नया गांव बन गया जिसको अब वास्तव में ही नए गांव के नाम से जाना जाता है। और जो गांव का दूसरा वीरान पड़ा हुआ हिस्सा है उसको पुराने गांव के नाम से जाना जाता है। उसी गांव में मेरी बहन की शादी हुई थी। यानी कि जो गांव नया गांव के नाम से जाना जाता है उस नए गांव में ही मेरी बहन की शादी हुई थी। शादी होने के बाद जब मैं पहली बार उस गांव में मेरी बहन के साथ गया तो उस वक्त मुझे उस गांव का जो दूसरा सुनसान पड़ा हुआ इलाका है उसके बारे में पता चलता है। और जैसे ही मुझे उस बारे में पता चलता है तो मेरे अंदर उस गांव में घूमने की इच्छा होती है। उस गांव में मौजूद उन पुरानी हवेलियों और उन पुराने खंडहर नुमा मकानों को देखने की इच्छा होती है। इसी वजह से मेरी बहन के ससुराल से वापस आने के बाद मैं कॉलेज में अपने दोस्तों को उस गांव के उस पुराने हिस्से के बारे में बताता हूँ, जिसके बारे में सुनकर मेरे साथ वाले दोस्त भी उस जगह पर घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद हम सभी दोस्त के प्लान बनाते हैं कि हम लोग अगले महीने उस गांव में घूमने के लिए जाएंगे, क्योंकि उस वक्त तो काफी ज्यादा गर्मियां पड़ रही थी और अगले ही महीने में मानसून स्टार्ट होने वाला था। तो बरसात के मौसम में ही ऐसी जगह पर घूमने का मजा आता है। इसी वजह से हम लोगों ने उस वक्त ये तय कर लिया था कि जैसे ही बारिश का मौसम स्टार्ट होगा हम लोग गांव के उस पुराने हिस्से में घूमने के लिए जाएंगे। लेकिन उस वक्त हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस जगह पर घूमने जाने का प्लान बनाकर हम लोगों ने हमारे जीवन की कितनी बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहानी में पहले बताया कि आज के टाइम पर गांव के उस पुराने हिस्से में उस गांव के लोग भी जाने से डरते हैं। यानी कि जो लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी तरफ आकर बस गए हैं वो लोग भी अपने उन पुराने घरों में जाने से डरते हैं। और दिन ढलने के बाद तो कोई उस गांव की तरफ जाकर भी नहीं देखता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस गांव की उन पुरानी हवेलियों और खंडहर नुमा मकानों में आज भी उनकी पीढ़ियों की जो रूहें हैं वो भटकती हैं और कहीं ना कहीं वो किसी जिंदा इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि गांव के लोग जब रात को सोते रहते हैं तो मैंने ऐसा सुना था कि रात को सोते वक्त वहां उस पुराने गांव की तरफ से कई लोगों के एक साथ चिल्लाने की और रोने की आवाजें आती हैं। कभी कभी किसी औरत की एक साथ किलकारी मारने की आवाज आती है तो कभी कभी एक साथ जोर से हंसने की आवाज आती है और कभी कभी किसी पायल की आवाज आती है। और उस पायल की आवाज को सुनकर गांव के लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उस पुराने गांव की तरफ से कोई भागते हुए हमारे इस नए गांव की तरफ आ रहा है। लेकिन जब मैंने उन गांव के लोगों से इन सब बातों के बारे में सुना तो मुझे उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद ये लोग लोगों को डराने के लिए ऐसी बातें बनाते हैं और हो सकता है कि उन पुरानी हवेलियों और पुराने खंडहर नुमा मकानों में उनकी पुरखों का कोई खजाना या फिर कोई सोने चांदी के सिक्के दबे हुए हों जिनको शायद आज तक ये लोग भी ना निकल पाए हों। और इसी वजह से ये लोग ऐसा नहीं चाहते कि हमारे अलावा उस जगह पर कोई और पहुंचे और उनके हाथ वो खजाना लग जाए। शायद इसी वजह से ये लोग इस तरह की भूत प्रेत की कहानी लोगों को सुनाते हैं। इसके चलते लोग डर के मारे उस पुराने गांव की तरफ जाने की भूल कर भी गलती नहीं करते हैं। लेकिन अब मेरे अंदर उस गांव में जाकर उन पुरानी हवेलियों के अंदर जाकर उनको देखने की और वहां की हर एक चीज की जांच पड़ताल करने की काफी ज्यादा इच्छा पैदा हो गई थी। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे अंदर किसी चीज को देखने की नहीं बल्कि खुद की मौत की ही इच्छा पैदा हुई है। क्योंकि आगे चलकर जब मैं उस जगह पर घूमने गया तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मैं आज भी जब उस पुराने गांव का नाम सुनता हूं तो उस गांव का नाम सुनते ही मुझको मेरे साथ हुआ
वो डरावना हादसा याद आने लगता है। दरअसल धीरे धीरे ऐसे करते करते ही हमारा वो एक महीना गुजर जाता है और फिर मानसून स्टार्ट हो जाता है। बारिश का मौसम स्टार्ट होते ही मैं मेरे सभी दोस्तों को फिर से उस पुराने गांव में घूमने जाने के बारे में बात करता हूं। एक दिन हम सभी दोस्त मेरे घर पर ही उस पुराने गांव के बारे में बातें कर रहे थे और उस वक्त शायद मेरी मम्मी ने हमारी उन बातों को सुन लिया था। इसी वजह से मेरी मम्मी मेरे उन दोस्तों के जाने के बाद मुझसे कहती हैं कि तुम गलती से भी उस पुराने गांव की तरफ जाने की गलती नहीं करोगे, क्योंकि आज तक जो कोई भी उस गांव की तरफ गया है या तो उसके साथ कोई ना कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में कभी भी उस हादसे को नहीं भूल पाया, या फिर वो इंसान वापस ही लौट नहीं पाया है। उसकी किसी को कोई खबर भी नहीं मिली है कि उस तरफ जाने के बाद वो इंसान कहाँ गायब हो गया। इसी वजह से मैं तुमसे कह रही हूं कि गलती से भी उस तरफ जाने की मत सोचना। मेरी मम्मी के मुंह से ये बात सुनकर उस वक्त मैं सोचता हूं कि शायद मम्मी भी उन गांव के लोगों की बातों में आ गई हैं और उन लोगों की बातों पर विश्वास कर रही हैं। इसी वजह से उस वक्त तो मैं मेरी मम्मी को ये कह देता हूं कि ठीक है, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने मेरे मन में उस जगह पर जाने की पूरी तरीके से ठान ली थी कि उस जगह पर तो मैं जाकर ही रहूंगा, क्योंकि उस वक्त वो उम्र ही ऐसी थी कि उस उम्र में जिस चीज के लिए किसी इंसान को ज्यादा मना किया जाता है वो इंसान उस काम को ज्यादा करता है, और उस वक्त मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। लेकिन शायद मेरी वो बात सुनने के बाद मेरी मम्मी ने उस बारे में मेरी बहन को भी बता दिया था, जो कि उस वक्त अपने ससुराल में थी। जब नए गांव में मेरी बहन को इस बारे में पता चला कि मेरा भाई पुराने गांव में जाने की बातें कर रहा है, तो वो अपने हस्बैंड से और अपने घर के बाकी लोगों से इस बारे में बात करती है और उनसे कहती हैं कि मेरा भाई पुराने गांव की तरफ जाने की बातें कर रहा है। शायद उसने गांव के लोगों से उस गांव की जो डरावनी कहानी है उसके बारे में सुन लिया है, और अब तो शायद वो उस गांव में जाकर ही रहेगा। इसी वजह से मेरी बहन के ससुराल वाले भी मुझको काफी समझते हैं कि आप उस जगह पर मत जाना, हमारा वो खुद का पुराना गांव है, लेकिन हम खुद भी उस गांव में जाने की गलती नहीं करते हैं, और अगर जाते भी हैं तो दिन के वक्त जिस काम से जाते हैं तो अपने पुराने घर में वो काम करके शाम ढलने से पहले पहले ही वापस लौट आते हैं। और दिन के वक्त भी कोई भी अकेला इंसान जाने की गलती नहीं करता है, क्योंकि चाहे दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो, अगर कोई अकेला इंसान उस गांव की तरफ जाता है तो वो फिर कभी भी वापस नहीं लौट पाता, और अगर लौटता भी है तो फिर वो उस तरह का नहीं रहता जिस तरह का वो उस गांव में जाने से पहले था। कहने का मतलब ये है कि या तो वो मानसिक रूप से पागल हो जाता है, या फिर उसको थोड़े ही दिनों बाद कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जिसकी वजह से धीरे धीरे उस बीमारी से जूझते हुए उसकी मौत हो जाती है, और मरने से पहले वो अपने पीछे के घर वालों को भी आर्थिक रूप से कंगाल कर देता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने घर के किसी भी सदस्य को पैसों की वजह से मरने को नहीं छोड़ता है। और इसी वजह से उस इंसान को जो बीमारी रहती है, उस बीमारी के इलाज में उसके घर वाले उसके काफी ज्यादा पैसे भी लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाता है और आखिर में उसकी मौत ही हो जाती है। उसके मरने तक उसके घर वाले उसके काफी ज्यादा पैसे भी लगा चुके होते हैं, यानी कि उसकी बीमारी के इलाज में उनका काफी ज्यादा मोटा खर्चा भी हो जाता है, लेकिन इतना मोटा खर्चा करने के बावजूद भी वो बच नहीं पाता है। अब तो गांव में अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो वो उसका इलाज कराना ही छोड़ चुके हैं, क्योंकि गांव के सभी लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान गलती से उस पुराने गांव की तरफ जाकर आया है और वहीं से इसके कोई ना कोई बीमारी लग गई है, तो ऐसे में अभी इसके इलाज के लिए पैसे लगाने से कोई मतलब नहीं है। हालांकि चाहे कोई इंसान किसी और बीमारी से ही परेशान हो रखा हो, चाहे वो इंसान उस गांव की तरफ गया ही ना हो, लेकिन फिर भी उसके घर वाले इस बात को मान लेते हैं कि उस गांव की तरफ जाने की वजह से इसके साथ ऐसा हुआ है। और इस चीज के चलते गांव में जिन लोगों के वास्तव में ही कोई बीमारी हो जाती है, वो लोग भी इलाज के अभाव में मौत के मुंह में समा जाते हैं। उस वक्त मेरी बहन के ससुराल वालों ने मुझे समझाने की काफी ज्यादा कोशिश की,
लेकिन मैं था कि सिर्फ उस चीज की ही रट लगाए बैठा था कि मुझे वहां पर जाना ही है। लेकिन मैंने उन लोगों को भी ये बोल दिया था कि ठीक है, मैं उस जगह पर नहीं जाऊंगा। पर मैंने तो मेरे मन में उस गांव में जाने की पूरी तरीके से ठान ली थी, क्योंकि मेरे जो दोस्त थे वो भी मेरी तरह के ही थे। और उन्होंने भी एक दो बार जब मैंने उनको बताया कि यार मेरे घर वाले उस जगह पर जाने के लिए मुझको मना कर रहे हैं, तो वो लोग भी मुझसे कहने लगे कि अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब हमको डराने के लिए ऐसा कह रहे हैं, हम लोग तो उस जगह पर चलकर उस जगह को देखकर आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग उस जगह पर जाने का प्लान बनाते हैं। और एक दिन मैं मेरे घर वालों से कॉलेज जाने का कहकर ही उस गांव के लिए निकल पड़ता हूं। लेकिन घर से निकलने से पहले मैंने मेरे मम्मी से यह भी कह दिया था कि आज हमारे कॉलेज में कोई फंक्शन है, जिसकी वजह से आते आते मुझे रात हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन शाम को 6 से 7 बजे तक पूरा होने वाला है। ये सुनकर मेरी मम्मी ने मुझसे कह दिया कि ठीक है, तुम आराम से आ जाना। लेकिन उस दिन मेरी कॉलेज में ना ही तो कोई फंक्शन था, ना ही कुछ और, बल्कि हम लोग तो चोरी छुपे मेरी बहन को और मेरे घर वालों को बिना बताए उस पुराने गांव में जाने वाले थे। और उसके बाद हम लोग करते भी कुछ वैसा ही है। उस दिन जब हम लोग उस पुराने गांव में पहुंचे तो वहां पहुंचते पहुंचते हम लोगों को दोपहर का लगभग 1 बज चुका था। उस वक्त तक बारिश होकर रुक चुकी थी, लेकिन बारिश होने के बाद गर्मी ज्यादा हो गई थी। आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर बारिश थोड़ी ज्यादा ना होती है और थोड़ी सी होकर ही रुक जाती है तो गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है। और उस दिन हम लोगों के साथ भी उस गांव में कुछ ऐसा ही हो रहा था। गांव में घूमते वक्त हम लोगों के काफी ज्यादा पसीने निकल रहे थे। हम लोग अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान भी नहीं लेकर आए थे, लेकिन अब हम लोग उस पुराने गांव के काफी ज्यादा अंदर तक आ चुके थे। गांव में घूमते वक्त हम लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा भूतिया हो सकता है। लेकिन शायद आगे चलकर जो हम लोगों के साथ होने वाला था उसका हम लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इसी वजह से हम लोग बिल्कुल बेखौफ होकर उस गांव की गलियों में घूम रहे थे। लेकिन थोड़ी ही देर में चलते चलते हम लोगों को इस चीज का एहसास होता है कि हम घूमने तो 5 लोग आए थे, लेकिन इस वक्त हम 4 लोग हैं। यानी कि हमारे में से एक लड़का चलते चलते अचानक से ही गायब हो गया था। शायद जब हम लोग आगे चल रहे थे तो हो सकता है वो हम लोगों से पीछे छूट गया हो। इसी वजह से हम लोग जिस रास्ते से आए थे वापस उसी रास्ते पर जाकर उसको ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो हम लोगों को कहीं भी दिखाई नहीं देता है। और उसके गायब होते ही हम लोगों को उसकी काफी ज्यादा टेंशन होने लगी थी। अब हम लोग उसको उस गांव में काफी ज्यादा तेज तेज आवाज लगाकर भी पुकार रहे थे, लेकिन उसका कहीं से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। अब हम लोगों को उसको ढूंढते हुए लगभग 2 से 3 घंटे का समय हो गया था और सूरज भी अब धीरे धीरे ढलने लगा था। सूरज के ढलने के साथ ही उस गांव में अंधेरा पसरने लगा था। जैसे जैसे अंधेरा वहां पर कायम हो रहा था तो वैसे वैसे ही वो गांव अब काफी ज्यादा डरावना लगने लगा था, क्योंकि दिन के उजाले में जो पुरानी हवेलियां और जो खंडहर हो चुके मकान हम लोगों को देखने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे, अब अंधेरा होते ही वो हम लोगों को काफी ज्यादा डरावने लगने लगे थे। और उनके अंदर से अजीब अजीब तरह के जानवरों की आवाजें आने लगी थी, जो कि रात के वक्त अक्सर जंगलों में आती हैं। अब उसी तरह की आवाजें खंडहर हो चुके उन मकानों के अंदर से आ रही थी। अब हम लोग हमारे दोस्त को ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा थक चुके थे और भूख प्यास हम लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। इसी वजह से हम लोग तय करते हैं कि हम लोग एक बार चलकर नए गांव की तरफ जाते हैं और वहां पर कुछ खा पीकर वापस इस गांव में हमारे दोस्त को ढूंढने के लिए आते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम लोग उस गांव से निकल पाते, तभी अचानक से ही हमें गांव के पीछे की तरफ से हमारे उस दोस्त के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। पर वो आवाज हमें सिर्फ एक बार ही सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही हम लोग दौड़ते हुए उस तरफ जाते हैं जिस तरफ से हमें हमारे उस दोस्त के चिल्लाने की आवाज आई थी। जब हम लोग दौड़ कर गए तो हमें दिखाई देता है कि जिस जगह से उसकी आवाज आई थी वो उस गांव के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ एक खंडहर नुमा मकान है और उसी मकान के अंदर से शायद हमारे उस दोस्त के चिल्लाने की आवाज आई थी।
लेकिन उस खंडहर हो चुके मकान में घुसने से पहले हम लोग कई बार वहां पर बाहर से उसको आवाज लगाते हैं, लेकिन कई बार आवाज लगाने के बावजूद पहले की तरह ही उसके अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है और ना ही कहीं और से उसकी आवाज आती है। इसी वजह से हम लोग अब निराश होकर वहां से वापस लौट ही रहे थे, क्योंकि हम लोगों के अंदर उस खंडहर नुमा मकान में रात के उस अंधेरे में जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि उस वक्त तक रात के 8 बज चुके थे और चारों तरफ बिल्कुल घना अंधेरा हो चुका था। अभी हम लोग उधर से वापस आने के लिए मुड़े ही थे कि तभी फिर से उस मकान के अंदर से हमारे उस दोस्त की आवाज आती है। लेकिन इस बार वो आवाज चिल्लाने की नहीं थी, बल्कि उसकी काफी दबी दबी आवाज हम लोगों को सुनाई दी थी। वो आवाज कुछ इस तरह की थी जैसे हमारा दोस्त हम लोगों को चिल्लाकर बुलाना चाह रहा हो, लेकिन उसके मुंह पर किसी ने अपना हाथ रख रखा हो या फिर किसी ने किसी चीज से उसका मुंह दबा रखा हो। अब जैसे ही उसकी वो दबी दबी आवाज हम लोगों को सुनाई देती है, तो हम लोगों को इतना तो यकीन हो जाता है कि हमारा वो दोस्त इसी खंडहर नुमा मकान के अंदर है। लेकिन अब हमारे अंदर उस मकान में घुसने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोग किसी तरह से हिम्मत करके उस मकान के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि उसके घर वालों को हम लोग झूठ बोलकर उसको अपने साथ लेकर आए थे कि हमारे कॉलेज में एक फंक्शन है और हम लोग उसी में जा रहे हैं। अब अगर हम लोग हमारे उस दोस्त के बिना वापस घर पर लौटते तो उसके घर वालों को क्या जवाब देते, इसके बारे में हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी वजह से उसको किसी भी तरह से अपने साथ वापस लेकर जाना बहुत जरूरी था, जिसके चलते हम लोग किसी तरह से हिम्मत करके उस खंडहर नुमा मकान के अंदर जाते हैं। जैसे ही हम लोग उस मकान के लकड़ी से बने हुए दरवाजे को धक्का देते हैं तो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। उस दरवाजे के खुलने के बाद हम लोग उस मकान के अंदर जाते हैं। उस वक्त हम लोगों ने अपने मोबाइल की लाइट चालू कर रखी थी, पर उस लाइट को देखते ही उस मकान के अंदर जो चमगादड़ चिपकी हुई थी, वो सारी की सारी चमगादड़ ही हम लोगों के ऊपर आने लगती हैं, जिसको देखकर हम काफी ज्यादा डर गए थे। लेकिन फिर कुछ ही देर में वो चमगादड़ शांत हो जाती है और उसके बाद हम लोग जब उस मकान के अंदर गए तो मकान अंदर से देखने पर किसी हवेली की तरह दिख रहा था, लेकिन जगह जगह से वो काफी ज्यादा टूट चुका था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये किसी भी वक्त ढह सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग डरते डरते उसके थोड़ा अंदर और जाते हैं। जैसे ही हम उसके अंदर जाते हैं तभी हमारे पीछे से हमको ऐसा एहसास होता है कि जैसे कोई काला साया इधर से गुजरा है। ऐसा सिर्फ मुझे अकेले को ही नहीं, बल्कि मेरे साथ मौजूद उन बाकी के दोस्तों को भी लगता है। लेकिन उस वक्त हम थोड़ा बहुत हिम्मत करके फिर से उसको ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से ही हम लोगों को दिखाई देता है कि जो 4 दोस्त हम उसको ढूंढ रहे थे उनमें से अब एक दोस्त और गायब हो गया था। यानी कि अब कुल मिलाकर वहां पर 3 लोग ही बचे थे। लेकिन जैसे ही हमें इस चीज का पता चलता है कि 4 में से भी एक दोस्त और गायब हो गया है, तो फिर हम लोगों को समझ में आ जाता है कि अब हमारा यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग भागकर उस खंडहर नुमा मकान से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तो जब हम लोग उसके मुख्य दरवाजे के पास में पहुंचते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वो दरवाजा बंद है, और जब हम लोग उसको खोलने की कोशिश करते हैं तो वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद बाहर की तरफ से किसी ने उसको कुंडी लगा दी हो। अब ये चीज होने के बाद हम लोगों को समझ में आ गया था कि हम लोग आज एक बहुत बुरी और गलत जगह पर फंस गए हैं। अभी हम लोग उस दरवाजे को खोलने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी अचानक से अंदर से किसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है, और उस हंसने की आवाज के साथ ही पायल की झंझनाहट की आवाज भी हम लोगों को सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही हम लोग डर के मारे थर थर कांपने लगे थे। एक तो ऊपर से वो भयानक गर्मी, और फिर डर के मारे भी हम लोगों को पसीना आने लगा था। अभी हम लोग उस आवाज को सुन ही रहे थे कि तभी अचानक से ही उस हंसने वाली आवाज में किसी औरत के बोलने की आवाज आती है कि क्या हुआ, तुम लोग तो घूमने आए थे, तुमको हमारी चीजों को देखने का काफी ज्यादा शौक है, तो देखो ना अब क्या हुआ, अब ऐसे क्यों भाग रहे हो। जैसे ही उस औरत की ये आवाज हम लोगों को सुनाई देती है तो हम लोग काफी ज्यादा डर गए
और मेरे साथ जो दो दोस्त थे वो तो वहां पर रोने ही लग गए थे। लेकिन फिर मैं किसी तरह उन लोगों को चुप कराता हूं और हम लोग डरते डरते वापस उस मकान के अंदर जाते हैं। जैसे ही हम उस खंडहर नुमा मकान के अंदर जाते हैं तो हम लोगों को दिखाई देता है कि उस खंडहर नुमा मकान में सामने की तरफ एक औरत खड़ी हुई है। लेकिन उस वक्त हम लोगों को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो हम लोगों की तरफ अपनी पीठ करके खड़ी हुई थी और उस वक्त रात का काफी घना अंधेरा था। इसी वजह से उस खंडहर हो चुके मकान में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। और उस औरत को देखते ही हमारे फोन की जो लाइट थी वो भी अचानक से बंद हो जाती है। जब हम लोगों ने हमारे फोन की तरफ देखा कि लाइट अचानक से क्यों बंद हो गई है, तो हम लोगों को दिखाई देता है कि हमारे फोन की बैटरी अपने आप ही डिस्चार्ज हो गई है और फोन स्विच ऑफ हो गया है। अब हमारी तरफ पीठ करके भी वो औरत लगातार बोले जा रही थी कि घूम लो जितना घूमना है, क्योंकि अब तुम हमेशा हमेशा के लिए इसी जगह पर घूमते रहोगे और कभी भी यहां से बाहर नहीं निकल पाओगे। ना ही तुम यहां से बाहर निकल पाओगे और ना ही तुम्हारी रूह यहां से बाहर निकल पाएगी। और ये बात बोलते ही वो अचानक से हमारी तरफ पलटती है। जैसे ही वो हमारी तरफ पलटती है तो हमें उसका हुलिया दिखाई देता है, यानी कि उसका चेहरा दिखाई देता है। और जैसे ही हमको उसका चेहरा दिखाई देता है तो उसका चेहरा देखते ही मेरे साथ वाले जो दो दोस्त थे वो तो अपनी पैंट में ही पेशाब कर देते हैं और डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं, क्योंकि उस वक्त उसका चेहरा पूरी तरीके से किसी डायन या चुड़ैल की तरह दिखाई दे रहा था। दिखने में वो काफी ज्यादा बूढ़ी दिखाई दे रही थी, यानी कि उसके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां पड़ी हुई थी और साथ ही उसके जो होंठ थे उस साइड से कटे हुए थे। उसके होंठों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने किसी धारदार चीज से उसके होंठों को काट दिया हो। लेकिन उसके उन कटे हुए होंठों से ना ही तो कोई खून निकल रहा था और ना ही कुछ और, बस उसके वो कटे हुए होंठ बाहर की तरफ काफी ज्यादा लटके हुए थे। और उसके साथ ही उसकी जो आंखें थी वो पूरी तरीके से सफेद थी, जो कि किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। यानी कि उस वक्त उसको देखकर हम लोगों को पूरी तरीके से यकीन हो गया था कि ये कोई भूत प्रेत या फिर चुड़ैल या डायन ही है, जो कि इस वक्त हम लोगों के सामने अपने असली रूप में आ गई है और जिसने आज हमको अपने जाल में यहाँ पर फंसा लिया है। अभी हम लोग उसकी तरफ देख ही रहे थे कि तभी अचानक से ही वो वहां से गायब हो जाती है। उसके वहां से गायब होते ही हम लोगों को लगा कि शायद वो यहाँ से चली गई है। लेकिन अभी मैं कुछ और सोच पाता उससे पहले ही मेरा एक दोस्त अचानक से उछलकर चिल्लाता है। वो दोस्त मेरे से पीछे खड़ा हुआ था। जैसे ही वो चिल्लाता है तो मैं पीछे की तरफ मुड़कर देखता हूँ और जैसे ही मैं पीछे की तरफ मुड़ता हूँ तो मेरे मुंह से भी चीख निकल जाती है, क्योंकि अब वो चुड़ैल मेरे उस दोस्त के बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी। यानी कि अब वो दोस्त पीछे की तरफ घूमकर उस चुड़ैल की तरफ देख रहा था और वो चुड़ैल मेरे उस दोस्त की तरफ देख रही थी। तभी अचानक से ही उसने अपने एक हाथ से मेरे उस दोस्त का गला पकड़ लिया और वो अपने उस हाथ से उसको हवा में ऊपर की तरफ उठाने लगी, जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगा। उसको ये करते हुए देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया था। तभी अचानक से ही ऊपर की तरफ उठाते उठाते ही जिस हाथ से उसने उसकी गर्दन पकड़कर उसको ऊपर उठा रखा था, उस हाथ के उसके लंबे लंबे नाखून थे और उसने अपने उन नाखूनों से उसकी गर्दन को इतनी बुरी तरीके से जकड़ दिया कि उसके हाथ की उंगलियों के वो नुकीले नाखून उसकी गर्दन के अंदर घुस गए और उसकी गर्दन किसी नींबू की तरह बिल्कुल पिचक गई और उसका खून बाहर आने लगा। जब उसने अपने उन नाखूनों को मेरे उस दोस्त की गर्दन के अंदर घुसाया तो कुछ देर तक तो मेरा वो दोस्त किसी कबूतर की तरह फड़फड़ाया और फिर कुछ ही देर बाद उसका वो शरीर बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन अब उसके शरीर से उसका खून लगातार बहते हुए नीचे गिर रहा था, जिसको वो चुड़ैल अपने एक दूसरे हाथ से चाट रही थी और चाटते चाटते हम लोगों की तरफ देखकर अजीब तरीके से डरावनी मुस्कुराहट के साथ हमारी तरफ देख रही थी। अभी हम लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही वो हमारे उस मरे हुए दोस्त की लाश को लेकर अचानक से ही वहां से घसीटते हुए उस खंडहर नुमा मकान में
ऊपर की तरफ जो कमरा बना हुआ था उस कमरे में ले जाती है। और जब वो उसको उस कमरे में ले जाती है तो उस कमरे में लेकर जाने के बाद हमको उस कमरे के अंदर से इस तरह की आवाजें आने लगती हैं जैसे कोई किसी चीज को फाड़ रहा हो और जोर जोर से चबा चबा कर खा रहा हो। अब उस वक्त हम लोगों को इस बात का पूरा पूरा यकीन हो गया था कि आज हम लोग जिंदा नहीं बचने वाले हैं और ये हमारे जीवन का अंतिम समय है। इसी वजह से मैं अपने अंतिम समय में भगवान को याद करने लगता हूं कि हे भगवान, हमको किसी भी तरह से इस मुसीबत से बचा लो। अभी मैं भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी मेरे साथ जो मेरा एक दोस्त बचा हुआ था वो जोर जोर से रोने लगता है और वो किसी बच्चे की तरह रो रहा था। उसको इतनी जोर से रोता हुआ देखकर मैं कहता हूं कि अब रोने से कोई फायदा नहीं है, आज हमारी मौत पक्की है। लेकिन शायद उस वक्त उसके रोने की वजह से ही हमारी वहां से बचकर निकलने की मुझे एक उम्मीद नजर आती है। और वो उम्मीद मुझे नहीं, शायद बाहर की तरफ जो लोग हमको ढूंढ रहे थे उनको नजर आती है। दरअसल जब वो रो रहा था तो अचानक से उस खंडहर नुमा मकान का जो दरवाजा था वो खुलता है, जो कुछ देर पहले बंद हो चुका था। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तो हम लोग पीछे की तरफ पलटकर देखते हैं। जैसे ही हम लोग पीछे की तरफ पलटकर देखते हैं तो उस वक्त हम लोगों की आंखों के सामने जो खड़ा हुआ था उसको देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस वक्त हमारी आंखों के सामने जो था उसको देखकर हम लोग सोचते कि आखिर ये कैसे हो सकता है। क्योंकि जैसे ही वो दरवाजा खुला तो हमें दिखाई देता है कि मेरी बहन और उसके ससुराल वाले और साथ में मेरे पापा उस खंडहर नुमा मकान के अंदर आ रहे हैं। जैसे ही वो लोग मुझे उस खंडहर नुमा या फिर यूं कहूं कि भूतिया मकान के अंदर आते हुए दिखाई देते हैं तो मैं अंधेरे में ही दौड़ते हुए उन लोगों के पास जाता हूं और जाकर मेरे पापा के गले लग जाता हूं। पर जैसे ही मैं मेरे पापा के गले लगा तो मेरे पापा मुझको अपने आप से अलग करके मुझे 2 चांटे मारते हैं और मुझसे कहते हैं कि तुझे यहां आने के लिए मना किया था, फिर भी तू यहां पर आ गया। अभी सब लोग मुझसे और मेरे उस दोस्त से बातें कर रहे थे और किसी का भी ध्यान सामने की तरफ नहीं था। लेकिन हम लोगों ने जब सबको बताया कि हम 5 लोग यहाँ पर घूमने आए थे और उनमें से 2 दोस्त गायब हो गए और एक को तो हमारे सामने ही उस डरावनी आत्मा ने मार दिया, तो ये बात सुनते ही सब लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई और सब डर के मारे वहां पर कांपने लगे। लेकिन तभी अचानक से ही मेरे पापा की नजर सामने की तरफ जाती है और उनको जो दिखाई देता है उसको देखने के बाद हम सबकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। दरअसल वो खंडहर नुमा मकान 2 मंजिला था और जैसे ही हम लोगों ने सामने की तरफ देखा तो हम लोगों को दिखाई देता है कि ऊपर जो सामने वाली मंजिल थी वहां से नीचे की तरफ 3 रस्सियां लटकी हुई हैं और उन तीनों राशियों से मेरे तीनों मरे हुए दोस्तों की लाशें लटकी हुई हैं। उनकी उन लाशों को देखते ही उस वक्त वहां पर जो भी लोग मौजूद थे वो डर के मारे सभी से कहने लगते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस मकान से बाहर निकलो। उसके बाद हम सभी लोग भागते हुए उस मकान से बाहर आ जाते हैं और फिर मकान से बाहर आने के बाद में हम लोग नए गांव में जाकर ही रुकते हैं। अब मेरे बहन के ससुराल में जाने के बाद में ये बात उस नए वाले गांव में आग की तरह फैल गई थी कि पुराने वाले गांव में 5 लड़के घूमने के लिए रात के वक्त चोरी छुपे गए थे और उनमें से 3 को वहां भटकने वाली डरावनी आत्माओं ने अपना शिकार बना लिया। उसके बाद वो घटना पूरे अड़ोस पड़ोस के गांव में दहशत की तरह फैल गई और उसके बाद में कोई भी गलती से भी आज के वक्त उस गांव की तरफ जाने की भूल नहीं करता है। यहां तक कि उन तीनों मरे हुए लड़कों की लाश को लाने के लिए भी उनके घर वाले भी उस गांव की तरफ नहीं गए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी